जिसने वर्ल्ड में फाउंडेशन रखी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की। सो लेट्स स्टार्ट हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो इट इज सेड, ये कहा जाता है कि ये एक र्यूमर की वजह से फैला। ठीक है, अब वो र्यूमर क्या था, कैसे उसने एक रेवोल्यूशन को जन्म दे दिया, और कैसे उस र्यूमर के साथ लोग उसमें जुड़ते चले गए। सो लेट्स स्टडी। ओके, सो तो र्यूमर ये था कि किंग ने ऑर्डर किया था ट्रूप को कि वो फ्रांस की गलियों में घूमे, बट लोगों के अंदर ये एक मैसेज पहुंचा या एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि किंग ने बोला है कि ओपन फायर करने को ट्रूप को। इसलिए लोग आए और उन्होंने एक मिलिशिया फॉर्म कर लिया। मिलिशिया मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो गए, सभी तरीके के लोग उसमें इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बेस्टाइल का जो पैलेस था उसको स्टॉर्म किया, उसको डेमोलिश किया, और इसी तरीके से एक रेवोल्यूशन एक जन्म हुआ। ओके, सो 14 जुलाई 1789 को किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप को कि जाओ तुम सिटी के अंदर घूमने का। र्यूमर ये स्प्रेड हो गया कि ओपन फायर करने को, और पीपल गैदर्ड in front of the town hall and they stormed the fortress prison of the Bastille. ओके, सो और लोग इससे क्यों जुड़ते गए, क्योंकि ब्रेड जो कि बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था उसका प्राइस भी हाई था, इसलिए भी लोग अपने आप को इस प्रोटेस्ट से अटैच्ड मान रहे थे। ओके, सो मेन रीजन ऑफ रेवोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मेन रीजन ऑफ रेवोल्यूशन क्या है था? सो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द यूएस। यूएस के अंदर कुछ सिविल वॉर्स चल रही थी। तो यूएस के अंदर जब सिविल वॉर्स चल रही थी तो उन सिविल वॉर्स को सपोर्ट करने के लिए फ्रांस यहाँ से अपने पैसा भेजता था। वो क्यों पैसा भेजता था? ताकि वो अपनी एनिमी ब्रिटेन को ख़त्म कर सके, कि ब्रिटेन वहाँ पे उलझा रह जाएगा और हम लोग जो हैं दुनिया के ऊपर राज कर लेंगे। नेक्स्ट था कि कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द पैलेस ऑफ वर्सलाइस। सो पैलेस ऑफ वर्सलाइस जो कि किंग का पैलेस था उसको मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी सारा पैसा लगता था। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? फर्स्ट थिंग कि आप जो बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं उनसे उधार ले लें। अब उनसे अगर उधार लेंगे तो वो बिजनेसमैन आर बिजनेसमैन, सो दे बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन। सो वो लोग क्या था, वो लोग 10% उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसका सारा का सारा बर्डन जो था वो थर्ड क्लास के ऊपर आता था। वो थर्ड क्लास ऑफ द थर्ड एस्टेट, यानी कि जो पीसेंट हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, वर्कर्स हो गए, सो दे वर बर्डन विद द पेइंग टैक्सेस। सो एस्टेट डिवीजन जो फ्रेंच की सोसाइटी में कैसा था? सो फर्स्ट एस्टेट यानी कि क्लर्जी, सेकेंड स्टेट nobility, and the third estates that includes the big businessmen, merchants, officials, lawyers, peasants and the artisans, and the small peasants, landless laborers, and the servants. So first estate, that is clergy, that includes the price of the churches. तो इसके अंदर वो प्राइस वगैरह थे। सेकंड स्टेट नोबिलिटी मतलब नोबल क्लास, दैट मीन्स द किंग एंड इट्स फैमिली मेंबर्स। थर्ड स्टेट्स के अंदर थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पोर्ट्स एंड द लॉर्ड्स। नाउ द अनदर टर्म दैट comes is the subsistence crisis. Subsistence crisis क्या होता है? इसके अंदर होता है कि जो बेसिक मीन्स है हमारे लाइवलीहुड्स की, वो ही एंडेंजर्ड हो जाए। बेसिक मीन्स हमारे लिए क्या है? तो सबसे बेसिक मीन, और हम ये बात कर रहे हैं 200 years बिफोर, दैट इज द फूड, दैट इज द ब्रेड। सो ब्रेड का ऊपर कब संकट आएगा? जब या तो बैड हार्वेस्ट होगा या फिर डिजीज और एपिडेमिक्स फैला हुआ होगा, जिसकी वजह से उसकी फसल जो होगी वो खराब हो जाएगी। अगर फसल खराब होगी देन ultimately price of the bread will increase and it may lead to a situation of subsistence crisis. So next we will move on. Next thing
is the rising middle class peoples and the advocates for the abolition of the privileges. So मिडिल क्लास लोगों का उभरना और प्रिविलेजेस क्लास लोगों का, जैसे कि फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास, कि वो क्यों प्रिविलेजेस ले रहे हैं। अब उन प्रिविलेजेस को लेने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ खड़ी करना तो किसने करी? तो मिडिल क्लास लोगों ने, दैट इज द थर्ड एस्टेट्स के लोगों ने किया। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस? ओके, सो पीसेंट्स एंड वर्कर्स, पीसेंट्स एंड वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज किए रिवॉल्ट्स को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रांस। सो दे ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट, मतलब रिवॉल्ट का शुरुआत करी फ्रांस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, सो बट एक चीज़, जब हम डिफरेंट पार्ट्स में किसी रिवॉल्ट को शुरू करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको चैनलाइज कैसे करेंगे। मतलब कि रिवॉल्ट हुआ, कहीं 2 दिन पहले हुआ था, कहीं आग लग गई, कहीं फिर 4 दिन बाद हुआ, फिर दूसरे पार्ट में 2 दिन बाद हुआ। सो इसका पूरा एक अल्टीमेट असर दिखाई नहीं देता, बट शुरुआत हर किसी रिवॉल्ट की ऐसे ही होती है। सो पीसेंट्स एंड द वर्कर्स ने अलग अलग पार्ट्स ऑफ द फ्रांस में इस रिवॉल्ट को जन्म दिया। अब जो पढ़े लिखे लोग थे, दैट मीन्स दैट इंक्लूड्स द थर्ड एस्टेट्स के अंदर, जैसे कि लॉयर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, उन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया कि हम इस रिवॉल्ट को चैनलाइज करेंगे और इसको एक बिग लेवल के ऊपर इसको प्रोजेक्ट करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन इट एन आइडिया वाज बॉर्न। अब वो आइडिया क्या था? वो आइडिया ये था कि नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि कोई भी ग्रुप जो सोसाइटी में है उसको कोई भी प्रिविलेज, कोई भी अधिकार बाय बर्थ नहीं मिलेगा, बाय वर्क मिलेगा। सो इसी में आगे बढ़ते हैं तो एक मॉन्टेस्क्यू हुए, हु वाज एन विजनरी आइडिया, जिन्होंने पुट फोर्थ किया सबसे पहले कि he proposed कि division of powers within the government, so between the legislative, executive and the judiciary, कि गवर्नमेंट में, मतलब गवर्निंग बॉडी जो हमारे को गवर्न करेगी, उसकी पावर को 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। एक वो लोग जो कि एक ड्राफ्ट लॉ बनाएंगे, सेकंड लोग वो होंगे जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे, कि वो जिसने बंदे ने एक लॉ बना दिया कि हमें, हाँ, कि हमें ये जो वर्क है वो 10 से 5 हमें कोई काम करवाना है, ठीक है, तो लॉ लॉ बनाने वाले लोग अलग होंगे, और जो एग्जीक्यूट कराने वाले कि 10 से 5 काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लोग अलग होंगे। और जुडिशियरी, कि अगर उन दोनों के बीच में, मतलब कि जैसे 10 से 5 काम तो हो रहा था, लेकिन कहीं से कोई शिकायत मिलती है कि नहीं, ये काम तो 5 से 6 के बीच में भी कराया गया था, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक जुडिशियरी बॉडी। सो गवर्नमेंट की जो पावर है, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी बॉडी। सो दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, क्योंकि ये फर्स्ट सोच थी, पहली सोच थी कि हम इस वे में भी सोच सकते हैं और इस वे में भी हमें एक मॉडल की ज़रूरत है, और यूएस का मॉडल इसी वे में बॉर्न हुआ। नेक्स्ट आए रोस्यू, ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर एंड राइटर। उन्होंने ये आइडिया फॉरवर्ड किया कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि जो रिप्रेजेंट हैं वो लोगों के ही बीच से चुन के आने चाहिए। सो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जो उस टाइम पर एक पहली सोच थी, इसलिए इसका जो है अ, इसका काफ़ी सम्मान है और इनको एक दर्जा मिला है यहाँ पर। इस वजह से हम इसको, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टडी का मतलब ही ये है कि इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से स्थापित करने में अपना अहम योगदान दिया है। सो जो आइडियाज थे इन लोगों की, इन फिलोसफर्स की, दैट वर स्प्रेड थ्रू द न्यूज़पेपर्स एंड थ्रू द कॉफी शॉप्स, and they were widely discussed and well appreciated.
नेक्स्ट इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब वो रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ कैसे, ये सब चीज़ें ठीक है, हम लोगों ने पहले रेवोल्यूशन हो गए थे छोटे छोटे उस पर, फिर एक ये वही सोचा कि इसको चैनलाइज कैसे किया जाए। अब इस पूरे प्रोसेस का आउटब्रेक हुआ कैसे। सो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन होता है जब 5 मई 1789 को लुइस 16 एक एस्टेट जनरल्स की एक मीटिंग को होल्ड करते हैं कि अब नए टैक्सेस कहाँ से लिए जाएं। Now, first, as the French society was divided into three estates, as you can see here. फर्स्ट एस्टेट जो कि क्लर्जी क्लास थी, सेकंड एस्टेट जो कि नोबिलिटी थी, और थर्ड एस्टेट जिसके अंदर पीसेंट्स, आर्टिसेंट्स, वर्कर्स, ये सब। सो इस वे में जो डिवीजन था फ्रेंच सोसाइटी का वो था। अब क्या था कि जब भी कोई बिल बनता था तो इन तीनों एस्टेट से लोगों को बुलाया जाता था, और वो लोगों को कुछ इस तरीके से बुलाया जाता था कि फर्स्ट एस्टेट के लोग पहले रो में बैठेंगे, सेकंड एस्टेट के लोग दूसरे वे में बैठेंगे, और थर्ड एस्टेट्स के लोग पीछे बैठेंगे। ओके। सो देवर थर्ड एस्टेट्स के लोगों को सीट नहीं दी जाती थी, देवर ऑल स्टैंड। सो ये लोग सिर्फ स्टैंडिंग वे में, मतलब खड़े ही रहते थे, स्टैंडिंग पोजीशन। अब ना, अब इसमें होता क्या था कि जब भी कोई बिल पास होना होता था, हर एस्टेट से, मतलब इसके अंदर 300 लोग होते थे फर्स्ट एस्टेट में, सेकंड एस्टेट में भी 300 लोग होते थे, और जो थर्ड एस्टेट था उसमें 600 लोग थे। लेकिन इन सब का 600 लोगों का एक वोट होगा, सेकंड एस्टेट वालों का भी सबका मिला के एक वोट होगा, और फर्स्ट एस्टेट वालों का भी एक ही वोट होगा। और वो वोट जाता था किंग लुइस 16 के पास, और ये डिसाइड होता था कि ये वाला हमें लॉ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट्स के, उन्होंने कहा कि नहीं, ती हर किसी एस्टेट का एक वोट नहीं होना चाहिए, हर एक एस्टेट का नहीं, हर एक बंदे का, हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। ये भी एक रेवोल्यूशनरी सोच थी, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की डिमांड करी गई थी, दैट मीन्स द वन वोट पर मेंबर। अब उसके बाद क्या होता है कि अब ये जब उनकी डिमांड को नहीं माना गया, देन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स वॉकड आउट द पैलेस नाउ, and now they are assembled at the indoor tennis court in the Versailles. So they assembled at the indoor tennis court in the Versailles, and they declared themselves a national assembly, and they sworn in, उन्होंने एक प्लेज किया कि हम यहाँ से तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर देता और मोनार्च की पावर्स को लिमिट नहीं कर देता। इनको लीड किया मीराबाई और एबेसियस ने। सो एबेसियस ओरिजिनली अप्राइज्ड, एबेसियस एक फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन ही वॉज डेमोक्रेटिक in his philosophies and his ideas. And he also wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? उन्होंने लिखा कि What is the Third Estate? Mirabeau was born in a noble family, so he was the he belonged she belongs to the second estates, but was convinced of the need to do away with the society of the feudal privileges. बट उन्होंने ये सोच रखी कि फ्यूडल प्रिविलेजेस, मतलब प्रिविलेजेस के बिना एक सोसाइटी का होना, वो कैसी सोसाइटी हो सकती है। सो उनकी सोच ये थी। Now, faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally appealed to the National Assembly and accepted the principle that would his powers from now be checked by a constitution. So रिवॉर्ड्स के चलते लुइस 16 फाइनली एग्री हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब उनकी पावर जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से चेक की जाएगी कि वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रूल हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ हो। ऑलराइट। सो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली ने एक पास किया डिक्री,
जिसने कि फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्सेस को एबॉलिश किया। और एक ये हुआ कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी दैट इज द नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है 1791 के अंदर। सो 1791 के अंदर एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए वोटिंग की वोटिंग की गई। अब वोटिंग का अधिकार किसको था? वोटिंग का अधिकार सबको नहीं था। वोटिंग का अधिकार था सिर्फ मेल पर्सन्स को, वो भी सिर्फ उनके पास था जो कि टैक्सेस पे कर रहे हैं। मिनिमम टैक्स जो पे कर रहा है 3 टाइम्स द डेली वेज, मतलब जो वहाँ पे डेली वेज था वर्कर का, अगर उससे वो 3 गुना ज़्यादा पैसे वो अगर टैक्स के रूप में पे कर रहा है तो ही वो एलिजिबल है फॉर द, उसको ही वोटिंग का अधिकार है। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो मेल होना चाहिए, फीमेल्स वर नॉट अलाउड फॉर द वोटिंग। तीसरा स्टेट था कि वो 25 साल से बड़ा होना चाहिए। सो ये 3 चीज़ें थी कि एक तो ये कि वो मेल होना चाहिए, दूसरा ये कि वो 25 साल से बड़ा होना चाहिए, तीसरा ये कि वो 3 टाइम्स ऑफ द डेली वेज के बराबर का टैक्स पेयर होना चाहिए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने नेशनल असेंबली को अधिकार दिया कि वो लॉज बनाएगी। अब इसका इससे क्या हुआ कि सिटीजन्स जो थे वो किसी ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चूज करते थे जो कि असेंबली में जाते थे, और उनमें भी सिर्फ उन्हीं लोगों का वोटिंग राइट का अधिकार था जो कि 3 टाइम्स ऑफ द लेबरर्स की बराबर का वो टैक्स देते हैं, मैन होना चाहिए, एंड उनकी एज 25 साल से अबव होनी चाहिए। नाउ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। फ्रांस की ज़्यादातर आबादी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब किसी आइडिया को हमें स्प्रेड करना है, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो एक सिंबल्स के रूप में जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंबल्स के ही रूप में फिर हम उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब आपको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, तो वेरियस सिंबल्स का स्प्रेड हुआ जब ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स का मतलब था कि आप फ्री हो, ठीक है, आप किसी बंधनों में नहीं हो। ये स्लेव्स मतलब कि जो मैनुअल लोग थे जिनको कि खरीदा या बेचा जाता था कि काम करने के लिए, कि आपको यहाँ पे मजदूरी के लिए हमने आपको खरीद लिया, आप जिंदगी भर आप मजदूर बन के रहोगे। सो द ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग अ फ्री। नेक्स्ट वॉज द स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि एक तीर को तोड़ा जा सकता है लेकिन अगर वो एक कट्टर के रूप में काम करेंगे तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सो कि लोगों को भी एक अपने आप संगठन बना के रखना पड़ेगा, तभी हम इससे जंग जीत सकते हैं। तीसरा था रेज ऑफ द सन, मतलब कि जो सूर्य की रोशनी है वो जरूर आएगी, और जो क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, जो हमारे ऊपर टैक्सेस का इतना बर्डन है, जो हमारे राइट्स का इतना हनन है, उसका हटाते हुए हमारे जो है वो किस्मत जरूर चमकेगी। नाउ रिंग हैज नेदर बिगनिंग नॉट एंड, कि जो भी हमारे जीवन है उसका ना तो अंत है ना ही आरंभ है। सो दैट शुड कि हमें अपनी लड़ाई को लड़ते रहना है। विंग वूमेन मतलब कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉस, कि लॉ ही हमारी ताकत है, लॉ ही हमारी देवी है। इक्वलिटी ऑफ द लॉ, और लॉ सभी के लिए बराबर हो। सेप्टर सिंबल ऑफ द रॉयल पावर। सो नेक्स्ट ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस, उसको भी इसी रूप में पर्सोनिफाई किया गया, और उसको भी पर्सोनिफिकेशन मीन्स कि किसी को एज अ पर्सन की तरह देखना, मतलब लॉज हैं, लॉज को भी एक पर्सोनिफाई, उसको एक पर्सन ह्यूमन वे में उसको डालना, कि ज्ञान की देवी, जस्ट लाइक दैट।
नेक्स्ट इज दी कैप। ये कैप नहीं है, ये गरीब लोगों का क्राउन। सो उसको भी इसी तरीके से जो है पर्सोनिफाई किया गया और उसको भी इसी तरीके से जस्टिफाई करते हुए आगे स्प्रेड किया गया। नाउ अब इसके चक्कर में क्या हुआ, लुइस 16 काफी परेशान हो गए और वो आसपास के जो किंग्स थे उनके साथ कुछ नेगोशिएशन करने लगे। अब कि इसको कैसे सीक्रेट नेगोशिएशंस करने लगे कि इस रिवोल्ट को कैसे कुचला जाए। और वो लोग इसलिए एग्री थे कि अगर ये आज फ्रांस में हो रहा है, कल हमारे भी देश में यही सेम चीज़ होगी। सो अब इससे पहले कि कुछ होता, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही 1791 में एक नेशनल असेंबली बन चुकी थी जो रूल गवर्निंग बॉडी थी। ओके, सो अब नेशनल असेंबली ने वोट किया 1792 में टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द प्रशिया एंड द ऑस्ट्रिया। अब नेशनल असेंबली ही रूल गवर्निंग बॉडी बन गई थी, जिसके खुद दबाव में आकर लुइस 16 ने ही किया था। अब क्या था कि इसी नेशनल असेंबली ने वोट किया अप्रैल 1792 को, और इसने वॉर अगेंस्ट द प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया को के अंदर कर दी। अब काफ़ी सारे लोग जो थे वो आर्मी से ज्वाइन हो गए। उन्होंने जो सॉन्ग गाया था वो था मर्सिलीज, दैट इज द नेशनल एंथम ऑफ France. Now, large section of the population that the revolution had to be carried further gave political rights only to the rich section of a society. काफ़ी सारे लोग इससे इसलिए भी जुड़ गए कि वो चाहते थे कि ये जो वोटिंग का अधिकार है और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में स्प्रेड हो और सभी को वोटिंग का अधिकार मिले। और इसी में आगे चल के जैकोबियन क्लब जो था वो फॉर्म हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ द रोबेस्पियर उसके अंदर। ठीक है, सो जैकोबियन क्लब इज इम्पोर्टेंट। ओके, जैकोबियन क्लब ने क्या किया कि जो नीचे के सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, दैट मीन्स द थर्ड क्लास ऑफ द थर्ड एस्टेट्स, उसको जोड़ने का काम किया, उसके बीच में रेवोल्यूशन को फैलाया। दैट इज वाई द जैकोबियन क्लब इज इम्पोर्टेंट एंड इट वाज लीड अंडर द लीडरशिप ऑफ द रोबेस्पियर। उनको अंदर अपने आप को किसी रेवोल्यूशन से जोड़ना है तो एक सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सोच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी अलग चीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि आप दिखो और एक फैशन सिंबल बन जाओ। ठीक है, सो और एक टॉक ऑफ द टाउन बनो कि हाँ ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं। सो इन्होंने एक ट्रेडमार्क अपनाया, दैट इज द लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। In the summer of 1792, Jacobians were angered by the short supplies and the high prices of the bread. So, उन्होंने क्या किया, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में वो अटैक किया और रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया। नेक्स्ट 21 सितंबर 1792 को एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म होती है इसी के चक्कर में, और सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। So, Republican is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. So, अब रिपब्लिक होता क्या है, रिपब्लिक में ये है कि आम लोग, आम जनता जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को चुनती है। सो ये दिस इज द प्रिंसिपल जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है। So, as you can see, the Louis XVI entered into the secret negotiation with the neighboring kings। उसके बाद then the people gathered against the as the 1792 में ये होता है कि हमें वॉर अगेंस्ट द रशिया के अगेंस्ट वॉर थी, उस जिसको 1792 में पास किया गया था। और लोग
रेवोल्यूशन से जुड़ गए थे। लोग इस रेवोल्यूशन से इसलिए भी जुड़े थे क्योंकि वो जो है वो वोटिंग राइट्स चाहते थे। और एक जैकोबियन क्लब, सो इट इज द ट्राउजर्स ऑफ द एंड द वेशभूषा of the Jacobian clubs, the Jacobian peoples. Okay, now reign of terror. हाँ, रीजन ऑफ टेरर उसके बाद आया। उसके बाद क्या था कि रोबेस्पेयर का जन्म हुआ था। नाउ रोबेस्पेयर के इन्होंने जैकोबियन क्लब जब फॉर्म हो गया था तो रोबेस्पेयर ने जो था अपना अधिकार जमा दिया था और वो काफ़ी पॉपुलर थे, लीडर थे। सो उन्हीं को चुन लिया गया था कि हाँ अब आप हेड बन गए हो, सो आप जो है अब फ्रांस को लीड करो। बट इसी इन्हीं के चक्कर में ये थोड़े से एनार्चिस्ट हो गए। ये मतलब कि किसी की बात नहीं सुन रहे थे और ये अपनी ही पॉलिसीज़ को मतलब आंख बंद करके उन पॉलिसीज़ को अपना रहे थे, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने लगी। सो उसके बाद उस पीरियड के बाद फ्रांस के अभी रिपब्लिक बनने के बाद भी उसकी तकलीफ़ें कम नहीं हुई थी, उसका और तकलीफ़ें और बढ़ गई थी। सो उसी के बाद रोबेस्पियर का जब पीरियड आया, सो रियन ऑफ टेरर इसको कहा गया और इसी में ही जो है लोगों की और तकलीफ़ें बढ़ी। सो रोबेस्पियर ने एक पॉलिसी को फॉलो किया कि सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट्स, जो कि उनको वो क्या थे कि जो अपने ही एनिमी जो देखते थे, मतलब कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट्स के जो करीबी लोग थे या जिनको वो रिपब्लिक प्रिंसिपल्स का खतरा मानते थे, उनको अरेस्ट करते थे, उनको इम्प्रिजन करते थे और उनको एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के चलते ट्रायल भी करवाते थे और वो भी आंख बंद करके बिना उनकी बातों को सुने। सो रॉबेस्पियर के गवर्नमेंट में जो कि पुराने लोग थे, जो कि क्लोज वंस थे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट्स के, उनको अरेस्ट करना, इम्प्रिजन करना और ट्रायल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स की पॉलिसी को आंख बंद करके अपनाया। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड द प्राइसेस। उन्होंने एक और प्रिंसिपल को अपनाया कि जो वेजेस हैं उसकी भी एक मैक्सिमम सीलिंग हो गई और प्राइसेस जो हैं कि इससे ज़्यादा ना प्राइस बढ़ेंगे ना इससे ज़्यादा वेजेस बढ़ेंगी। उन्होंने ये लॉ लाए और इस चीज़ को ज़मीनी स्तर पर उतारा और बड़ी ही कठोरता के साथ इसको उतारा। इससे क्या हुआ कि मीट एंड ब्रेड पर राशन, अब उसकी कोई कमी नहीं हो रही थी। नाउ peasants were forced to transfer their grain to the cities and sell it at the price fixed. The use of more expensive white food was forbidden. अब peasants क्या थे, जो लोग थे वो फोर्स्ड, मतलब गवर्नमेंट ने आम लोगों को फोर्स कर दिया था कि तुम सिटी जाओ और इसी प्राइस के ऊपर, जो प्राइस गवर्नमेंट ने इशू किया है उसी प्राइस के ऊपर अपनी चीज़ों को बेच दो। नाउ इस पॉलिसीज के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत होने लगी कि पहले तो जो था वो लोग जो उन लोगों को अपने आप उस सामान को नहीं सिटीज़ में जाके बेचना पड़ता था। अब उस सामान को करेक्ट करना, उसको ले जाना, अब फिर सिटीज़ में जाके बेचना, सो इससे उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने लगी। लोग भी इस पॉलिसी से काफ़ी परेशान थे। नाउ रोबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज़ को इतनी क्रूर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया कि उसके सपोर्टर्स भी उससे दुखी हो गए और उनको 1794 में कन्विक्टेड कर दिया गया। सो ही वॉज कन्विक्टेड इन द 1794। नाउ वुमेन रेवोल्यूशन। Okay, about 60 women clubs came up in different French cities. Women revolution मतलब women भी कैसे क्या इस revolution का part थे, तो yes women were part of this revolution। इसको कहाँ से सिद्ध किया जाता है? सो ये कि 60 women clubs would come up in different French cities. The Society of the Revolutionary and the Republican Women was the most famous for them. So two most famous uh,
रेवोल्यूशनरी जो फ्रेंच के ग्रुप्स थे वो थे द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। उन्होंने क्या डिमांड करी थी? उन्होंने डिमांड करी थी कि वुमेन को अभी तक वोटिंग राइट नहीं मिला था। ठीक है, 1792 रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ मैन वॉज अलाउड टू वोट above 21 years of age. Okay, now that was the republican formation. अभी तक वुमेन्स को राइट नहीं मिला था। सो द वुमेन्स डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। दे सेड दे आर आल्सो इक्वल, और उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, और उनको भी मैरिज और डिवोर्स का अधिकार मिला जाए। सो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल्स बनवाए और सभी लोगों के लिए स्कूल्स को कंपलसरी करना गया। और बट जब रियन ऑफ टेरर आया था, सो ये रियन ऑफ टेरर के अंदर वुमेन्स क्लब वर टोटली बैन। सो वुमेन्स क्लब को टोटली बैन कर दिया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रियन ऑफ टेरर। नाउ 1946 में वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू। ओके, सो 1946 का जब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद वुमेन को फ्रांस के अंदर राइट टू वोट का अधिकार मिला। नाउ एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी, जेकरेड रेवोल्यूशन द फ्रेंच कॉलोनीज बाय द एबलिशिंग दिस स्लेवरीज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, जैकोबियन रेवोल्यूशन जब मैंने बात करी थी तो बताया था कि इसमें जो थे वो गरीब तबके के लोगों को इसने एक साथ लेके आया था, इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था। इसी ने ही जन्म दिया था रॉबस्फेयर को। रॉबस्फेयर क्या थे? रिपब्लिकन का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। बट उन्होंने रियन ऑफ टेरर फैला दिया था। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को ही सो रिलेंटलेसली, इतना रिलेंटलेसली इम्प्लीमेंट किया कि लोगों को ही उनसे तकलीफ हो गई। बट उन्होंने एक काम अच्छा किया था कि उन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया था। स्लेवरी होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई खेत है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कोई कमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं, और उसके अंदर हमने किसी इंसान को जब वो 10 या 15 साल का था उसको खरीद लिया, और उससे कहा कि भाई तुम पूरी ज़िंदगी यहीं पे काम करोगे और मेरा लेबर बन के रहोगे। नाउ अब इसका स्लेवरी के एवोल्यूशन से हुआ क्या कि जो कमर्शियल क्रॉप्स थी जैसे कि इंडिगो, तंबाकू, शुगर, कॉफ़ी, अब न, इनकी जो पैदावार थी उसमें कमी आने लगी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर, बिकॉज द वर्क इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव लेबर। और जब हमारे पास लेबर ही नहीं होगी हम इसको, तो दैट इम्प्लीमेंट्स दी फाइनेंशियली, इसका असर फाइनेंशियली दिखाई देता है। सो Uh, the, the slave trades, which began in the 17th century, exploited several to meet the European uh, demand. Now, despite debates, the convention legislated to free slaves in France also, but Napoleon revolutionary the अब जो 1794 के लेजिस्लेशन में फ्री स्लेव्स के चलते हुए फ्रांस को काफ़ी दिक्कतें आई। लेकिन जब नेपोलियन अ ग्रेट लीडर वाज बोर्न ही इंट्रोड्यूस द स्लेवरी, क्योंकि वो इकोनॉमिक वे में, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स में फ्रांस को आगे बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि अगर कमर्शियल क्रॉप्स ही की खेती नहीं होगी तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाएंगे, और हमारी जो है वो कमाई बंद हो जाएगी। सो कुछ चीज़ों के फायदे हैं, कुछ नुकसान है। नाउ स्लेवरी का फाइनल एबोलिशमेंट होता है 1848 में, और 1848 में ये पूरी तरीके से एबोलिश हो गई। नाउ रेवोल्यूशन एंड द इम्पैक्ट ऑन द एवरीडेज लाइफ्स। Now, after the Bastille incident of 1789, abolition of censorship has taken place. Now, censorship का एवोल्यूशन टेकिंग प्लेस किया गया 1789 के वेस्टाइल इंसिडेंट के बाद। अब नाउ इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कि किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल को छापना है, कुछ भी आपको लिखना है, आप पूरी फ्रीडम है, किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी लिख सकते हैं। बट द कंडीशन इज वो तथ्य आपके पास हो, आपके पास कोई पुख्ता जानकारी उसकी हो, तो आप किसी की भी आलोचना, किसी की भी कर सकते हैं। नाउ दी
Confusion and the Napoleon. Napoleon Bonaparte, our emperor, aimed to conquer neighboring European countries. So उसका एम था कि वो फ्रांस से निकल के जितने भी आसपास की कंट्रीज हैं उनके अंदर उनको कंकर करे, उनको अपने फ्रांस का हिस्सा बनाए. नाउ इनिशियली सीन एज अ लिबरेटर. नाउ नेपोलियन के आइडियाज जो थे वो स्टार्टिंग में तो लिबरल की तरह लगते थे, लेकिन फिर वो एक इन्वेडर की तरह दिखाई देने लगा. उसने काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें लाई, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट. वो फ्रांस में नेपोलियन की ही देन है, बल्कि पूरे यूरोपियन में भी वो उसका श्रेय नेपोलियन को ही जाता है. यूरोपियन के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट और डेसिमल सिस्टम की भी जो स्थापना थी यूरोप के अंदर, वो नेपोलियन ने ही करी थी. अदरवाइज देयर वाज नो डेसिमल सिस्टम. ठीक है, सिर्फ 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से वहाँ गिनतियाँ थी किसी भी चीज़ की. ये इंट्रोड्यूस की 2.5 भी हो सकता है. ओके. इनिशियली सीन एज एन viewed as invaders. नाउ नेपोलियन का फाइनली डिफीट होता है 1815 में, but his ideas of liberty and modern laws spread to other parts of the European, leading to the abolishment of the feudal system and the creation of the sovereign nation states. So his revolutionary idea, जो कि liberty और modern laws को support करते थे, so they ultimately lead to the, but उनका एक पतन होता है क्योंकि नेपोलियन एज अ लिबरेटर नहीं, नेपोलियन एज एन इन्वेडर देखा जाने लगा. और इसी वजह से 1815 में आसपास के सब लोगों ने मिलकर, जो नेबरिंग नेशंस थे, उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया और ही वाज एक्सिक्यूटेड इन वाटरलू इन 1850. सो दिस वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, सो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो इसके अंदर हमने देखा कैसे एक रेवोल्यूशन के जन्म से पूरी दुनिया भर में जो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की स्थापना होती है. और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रेवोल्यूशन को कैसे जोड़ना है, कैसे चैनल